हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, आज वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डिवर्सिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, यानी कि ये आपकी क्लास की सेकंड बुक शुरू होती है यहां से बेटा, चैप्टर 7 से लेकर। यानी आपके टोटल 13 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स आपकी फर्स्ट बुक के अंदर हैं बेटा, और 7 चैप्टर्स आपकी सेकंड बुक के अंदर हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इंटीग्रल्स। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। और इसके अंदर 2 टॉपिक है, तो मैंने इंट्रो ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स लिख दिया है, राइट। तो इसके अंदर 2 पार्ट हैं। इंटीग्रल्स के अंदर 2 पार्ट्स हैं बेटा। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, यानी पार्ट 1 है इसके अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, और बेटा सेकंड पार्ट है इसके अंदर डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये टोटल एकदम इंट्रोडक्टरी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में, मतलब जब हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 7.7 तक टोटल यूज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का होना है। तो इसीलिए 7.7 के फिनिश होने तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के दम पर या इसके बेस पर ही काम करेंगे। तो डेफिनिट इंटीग्रल तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। इंटीग्रल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। आज ना इस इंडेफिनिट इंटीग्रल को समझते हैं, ये चीज क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और इससे पहले, क्योंकि देखो आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है, यानी आपने पढ़ा है चैप्टर 5 और चैप्टर 6, तो उसके बेस पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप पहले से जानते हो, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। यानी आपने पढ़ा है डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। तो इसके दम पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, यानी कि इसी के बेस पर हम लोग बातें करेंगे जो इंडेफिनिट इंटीग्रल को बताएगा आपको। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, क्या चीज पढ़ी वो देख लीजिए। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं वो समझ लेना मेरी बात पे। तो आप लोग क्या पढ़ते थे वहां पर, जैसे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन था जिसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो हो जाता था एफ डैश एक्स। ठीक है, ये एफ डैश एक्स क्या चीज है, ये बात देख रहे थे। तो क्या है ये? दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी ये फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव है। आप कहते हो कि सर एक हम वर्ड सुनते हैं डिफरेंशिएशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, यानी डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस है बेटा, और डेरिवेटिव इज द रिजल्ट, इट इज अ रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद जो किसी फंक्शन का हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, चलो यहां तक की बात आपके सामने आ जाती है। अच्छा, इस एफ डैश एक्स को और भी कुछ पढ़ते थे, अगर आप लोग पढ़ते थे एज डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स को आप लोगों ने क्या पढ़ा? डी वाई बाई डी एक्स को आप लोगों ने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व। कर्व क्या था? कर्व सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, एक कर्व है, जिसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे उसका स्लोप होता था dy बाई डी एक्स। मैं दिखाऊंगा यहां पर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए कर्व लाइक दिस, और इस कर्व के इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पर, सपोज दिस इज पी क्यू, तो
इसकी जो स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज डिनोटेड एज dy बाई dx, राइट। और एक चीज और इसको हम कहते थे, एक पॉइंट और हम इसको नाम देते थे, इसको कहते थे चेंज ऑफ रेट ऑफ y, चेंज ऑफ रेट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y क्वांटिटी का x क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होने का जो रेट था उसको भी आप dy बाई dx से ही रिप्रेजेंट करते थे। तो चलिए ओवरऑल मिलाकर के, कुल मिलाकर के कहानी ये आ गई कि भाई अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसको हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। अगर फंक्शन f(x) को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो एक रिजल्ट हमें मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव, राइट। इट इज नोन एज f'(x). तो इससे क्या मतलब हुआ, अब समझिए यहां के बाद की बात। तो बेटा मान लो हमसे कहा जाए कि भैया f'(x) आपको मिला हुआ है, कोई एक ऐसा प्रोसेस करिए, यानी आपके पास f'(x) है, एक ऐसा प्रोसेस करिए जिससे वो फंक्शन मिल जाए जिसका ये डेरिवेटिव रहा हो। यानी f'(x) से एक ऐसा प्रोसेस किया जाए, एक ऐसा प्रोसेस किया जाए कि वो फंक्शन आपको रिजल्ट मिल जाए जिसका ये डेरिवेटिव रहा है, ये आपको मिला। तो जो प्रोसेस हम करेंगे, क्या काम के लिए प्रोसेस करेंगे, ध्यान से समझना। एक फंक्शन था, यानी ये डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन था, इस फंक्शन के डेरिवेटिव को वापस उस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हमें मिले या जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम इंटीग्रेशन। क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन, भाई आप कर क्या रहे हो वास्तव में, आपके पास है डेरिवेटिव, क्या है आपके पास, डेरिवेटिव है आपके पास, ओके। उस डेरिवेटिव को आपने वापस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, वापस आपने डेरिवेटिव को फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फंक्शन मिला, लेकिन दूसरी भाषा में हम इसको क्या कह सकते हैं, ये मिला आपको एंटी डेरिवेटिव। यानी ये डेरिवेटिव का एंटी मिल गया, क्यों जी, क्योंकि हम कर ही प्रोसेस को अपोजिट रहे ना यहां। यानी एक प्रोसेस हमने किया, या यहां देख लीजिए एक प्रोसेस हमने किया फंक्शन के अंदर जिससे मिला हमें उसका डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया, उसी डेरिवेटिव को एक ऐसे प्रोसेस में डाला कि दोबारा से मिल गया वही फंक्शन। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, एंटी प्रोसेस हुआ, डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इस रिजल्ट को, यानी इस फंक्शन को दूसरा नाम देते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव। तो एक रिजल्ट हमारे सामने निकल के ये आया बेटा कि जो आप लोगों के पास डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस था, डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस था उसका इनवर्स आपको मिल गया, और उसके इनवर्स को हम नाम देते हैं इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का इनवर्स यानी एंटी प्रोसेस, या ये कहिए डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन, राइट। तो इसीलिए इसका एक नाम और दिया जाता है, यानी इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। इस और डेरिवेटिव इज नोन एज, अगर इस प्रोसेस से पास कर दें डेरिवेटिव के इनवर्स को, डेरिवेटिव के एंटी को हम नाम देते हैं क्या जी, इंटीग्रेशन। मेरी बात को ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। डेरिवेटिव के एंटी को, यानी कि जो रिजल्ट आपको डेरिवेटिव मिला उसके एंटी रिजल्ट को आप इंटीग्रल्स बोलते हैं। इंटीग्रल, नॉट इंटीग्रेशन, बट दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, क्योंकि ये रिजल्ट है। तो जैसे डिफरेंशिएशन करने पर आपको एक रिजल्ट मिलता है डेरिवेटिव। क्या रिजल्ट मिलता है, डेरिवेटिव। After differentiation, when you got a derivative, similarly after integration we got a result is called integral, or
एंटी डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो आपको तो एक बातें समझ में आई, लेकिन मेन बात मैं यहां यह समझाने जा रहा था कि भाई इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए, ये आप जो चाहे यहां से वो चीजें नोट कर लें पहले, ठीक है, फिर मैं आपको और बताता हूं इसके बाद की चीजें। पहले देख लीजिए, नोट जो करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद की बात समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स आर एंटी, यानी कि इंटीग्रल्स आर एंटी डेरिवेटिव्स, यानी दो पॉइंट आपके सामने निकल के आए। अगर हम प्रोसेस की बात करें कि जी प्रोसेस इंटीग्रेशन क्या है, तो बेटा प्रोसेस इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन। यस, इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन, सेम चीज। और पॉइंट नंबर 2, अगर हम रिजल्ट की बात करें कि व्हाट इज इंटीग्रल, इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इंटीग्रल का एक नाम एंटी डेरिवेटिव हो सकता है, और एक नाम और होता है जो कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा, प्रिमिटिव। तो इंटीग्रल को 3 नामों से हम जान सकते हैं। इंटीग्रल कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, प्रिमिटिव कह सकते हैं। तो इंटीग्रल के 3 ये नाम हो गए, लेकिन मेन बात जो समझने के थे 2 पॉइंट्स कि इंटीग्रेशन क्या चीज है, एंटी डिफरेंशिएशन ये प्रोसेस है। ये क्या चीज है बेटा, इट्स अ प्रोसेस, राइट, ये प्रोसीजर है। और इंटीग्रल क्या चीज है, इंटीग्रल इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। ये क्या चीज होता है, ये उस प्रोसेस के बाद जो हमें उस फंक्शन का रिजल्ट ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। इसके 3 नाम इस तरह से हम रख सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने जान लिया कि भैया ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरा का पूरा एंटी डिफरेंशिएशन है, तो जरा देख भी लेते हैं कुछ फंक्शंस के साथ ऐसा करके। भाई आप लोग पढ़ते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आपको मिलता है कॉस एक्स, राइट। अगर आप डेरिवेटिव ऑफ पढ़ते हैं कॉस एक्स, तो आपको मिलता है माइनस साइन एक्स। और अगर, ठीक है जी, और अगर आप पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स। तो सिमिलरली जरा ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन, ये जो सांप जैसा जो देख रहे हो ना सिंबल, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। बताता हूं अभी। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है, और बेटा sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x प्लस c। एक और चीज लगती है, मैं बताऊंगा ये सारी डिटेल्स। और e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन रहता है e रेज टू पावर x प्लस c। ये c के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बेटा कि डिफरेंशिएशन का टोटली इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। और अगर इसका, यानी इसका डेरिवेटिव रिजल्ट है cos x, तो इसका इंटीग्रल रिजल्ट है sin x। सिमिलरली देख लीजिए, बिल्कुल इनवर्स कर रहा होगा, कंप्लीटली इनवर्स करके आपके सामने रखा होगा। ठीक है जी, तो इससे हमें पता लगता है कि यस, इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, यानी जो रिजल्ट होता है वाकई इसका इनवर्स होता है। तो एक चीज और मुझे आपको यहां बतानी है, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझाना है। समझते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का, और इसमें आपको सी के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बतानी है। जैसे आपने लिखा इस तरह से fx dx, तो कौन क्या चीज है, इसका मान लो इंटीग्रल मिला आपको कैपिटल fx प्लस सी। अब समझना मेरी बात को, ये जो साइन आप देख रहे हो, इट इज नोन एज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं साइन को। और ये जो आप देख रहे हैं fx, इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड, यानी जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इसे इंटीग्रैंड कहते हैं। और ये जो dx दे रहे हो, ये विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। अब ये अगर हमें मिला ये कैपिटल fx, तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रल, राइट। और ये जो आप c देख रहे हो, इसको कहते हैं कांस्टेंट
ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। और ये कैसा कांस्टेंट होता है? ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है वो थोड़ा सा और हम डिटेल समझेंगे। अब जरा कुछ चीजें मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। मान लो आपके पास एक फंक्शन था। मैं इंटीग्रेशन से पहले इसको कुछ और दिखाना चाहूंगा। सपोज करो यू हैव ए फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ अगर एक्स स्क्वायर है तो आप कहोगे कि सर इसका डेरिवेटिव वैल्यू 2x। ओके, अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसका डेरिवेटिव फिर से 2x। फिर मैं बोलूं आपके सामने कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो भी 2x। और बेटा अगर डेरिवेटिव में अब की बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दूं तो भी 2x। तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई कि यहां पर कांस्टेंट 0 है तो भी 2x, 1 है तो भी 2x, 2 है तो भी 2x और माइनस का 1 है, यानी ये सब के सब कांस्टेंट वैल्यूज रिमूव हो गए। क्या मतलब है इस बात का वो थोड़ा सा हम समझेंगे, आ जाइए जरा। लेकिन अगर हम इसका इनवर्स प्रोसेस करें, यानी 2x को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, 2x को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सी ही हमारा वो चीज है जो मैं बता रहा था कि इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा कैसे पॉसिबल है ये जरा समझ लेते हैं इसकी हेल्प से। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम यहां पर, देखना मेरी बात को ध्यान से। भाई आपको एक बात पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ डेफिनेटली कुछ ऐसे जाएगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने यार, सबने पढ़ा है। थोड़ा सा मैं इसको और परफेक्शन दे दूं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से पढ़ते हैं, एग्जैक्टली पढ़ते हैं। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो प्लस 1 ऊपर की तरफ चला जाएगा, ग्राफ का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लूं तो और 1 ऊपर जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लूं तो ये ग्राफ नीचे सिर्फ -1 पर जाकर के इस तरह से हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी ये ऐसी फैमिली ऑफ कर्व है जो एक्स स्क्वायर प्लस सी से रिप्रेजेंट है। और सी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या ये कहिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि सी की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। सबको यही फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करने वाला है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सही है? एक और बात मैं समझाना चाहूंगा, क्या ये राइट है, क्या ये परफेक्ट है कि किसी भी इनमें से हमने किसी भी कर्व का डेरिवेटिव किया तो हर बार 2x आया? तो इज इट राइट? जरा चेक कर लेते हैं। मान लो आपने ये कुछ एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहां पे कई सारे पॉइंट्स हो गए। एक ये रहा, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये है, चौथा ये है। देखते हैं जरा वास्तव में ddx आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा जब ये थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन हुआ था कि dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखते हैं क्या ये जितनी भी टेंजेंट्स बनेंगी, क्योंकि हमने क्या देखा, ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सब का एक ही वैल्यू है, दैट इज 2x। यानी अगर मैं टेंजेंट के कंसर्न में बात करूं, स्लोप के कंसर्न में बात करूं, तो यह मतलब हुआ कि इन सारे के सारे फंक्शंस के पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगी वो हर बार 2x आएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी की स्लोप इक्वल है? जरा चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा, इस पर करूंगा तो मैं ये हो जाएगा, इस पर ये हो जाएगा, इस पर ये होने वाला है। तो इनको देखकर हमें एक बात समझ में आ रही है, इन सबको देख के एक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स कि ये जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं, मान लो ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, ये जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं स्टूडेंट्स, इन सब ये सारी पैरेलल हैं एक दूसरे के। कैसी हैं? ध्यान से देखो, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम सबको पता है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए हमें पता लग रहा है ये कोई भी कर्व है,
इस कर्व का डेरिवेटिव वैल्यू 2x क्यों है सभी का? क्योंकि इन पॉइंट्स पर जितनी, यानी किसी भी कर्व के इसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं और उनका स्लोप एक दूसरे के इक्वल है। तो ये था इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो हम समझ चुके हैं कि भाई हां, किसी फंक्शन का इंटीग्रल इस तरह से होता है, इंडेफिनिट क्योंकि फिक्स नहीं था इसलिए ये सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहा। ये सारा प्रोसेसिंग था बेटा, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रोसेस, जो आपने पढ़ा, और इसको हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी कुछ और आइडेंटिटीज हैं जिनको हम देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, जरा चेक करते हैं क्या आइडेंटिटीज भी एंटी हैं। देखिए जरा, चेक करते हैं सबको। चलो भाई, यहां हम लोग देख रहे हैं ये डेरिवेटिव्स हैं और यहां इनके एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रल्स। तो ये आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे क्या वाकई इनवर्स हैं, तो देखते रहेंगे। आ जाइए, यानी अगर मैं ले रहा हूं, देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, तो ये होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1। चलिए फिलहाल मैं कुछ यहां लिख ही लेता हूं। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर x रहता है। डेरिवेटिव ऑफ log x अगर हम करेंगे तो दैट इज 1 अपॉन x, और अगर डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a लेके करेंगे तो 1 अपॉन x log e बेस a रखते हैं हम इसको बेटा। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ अगर sin x करेंगे तो cos x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x का रहता है माइनस sin x। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan x का रहता है sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cot x करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x करते हैं तो आता है सिर्फ sec x। चलो इतना उधर इनके एंटी डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। चलिए, तो वैसा ही चीज आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n करेंगे तो x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखो जरा ध्यान से, यहां जो x पे पावर था वो कोफिशिएंट बना यानी मल्टीप्लाई में आया और पावर में 1 रिड्यूस हुआ, और यहां बिल्कुल एंटी, यहां पर जो पावर था उसमें पहले प्लस 1 हुआ देन उससे डिवाइड किया गया, यानी टोटल कन्वर्स काम किया, यानी उल्टा काम किया यहां पर पूरी तरह से। तो अब वैसे ही अगर हम करें, क्योंकि e रेज टू पावर x तो e रेज टू पावर x ये दोनों केसेस में ये रहेगा ही। और थर्ड अगर आप देख रहे हैं तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x बेस x e रहेगा प्लस में c। और अगर 1 अपॉन x के साथ, देखिए 1 अपॉन x के साथ अगर ये गिवन हो जाए log e बेस a, तब इसका इंटीग्रेशन log x बेस a प्लस c रहेगा। तो सारी चीजें आप देख पा रहे होगे टोटली एंटी चल रही हैं। और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। ठीक है, क्योंकि आप चेक कर लो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन था तो साइन ने भी अपना कन्वर्स कर दिया। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करोगे तो आएगा sin x। ठीक है जी, और इंटीग्रेशन ऑफ इसी का ले लो, यहां हो जाएगा ये sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा बेटा। और इंटीग्रेशन ऑफ यहां कोसेक स्क्वायर x है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट x, देख लीजिए। और वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec x का करोगे, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां उल्टा लिख दिया है, यहां उल्टा लिख गया था, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, देख लेना। तो वैसे ही sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c, ये रहेगा ही। ठीक है,
तो ये आइडेंटिटीज मैंने इसलिए दिखाई आप लोगों को कि पता चल सके कि वाकई पूरा एंटी प्रोसेस है। ठीक है, चलो कुछ और आइडेंटिटीज हैं जिनको मैं नोट करा दूं आपको इंटीग्रेशन में ही। अब एंटी नहीं दिखा रहा, कुछ दिखानी थी वो मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सारी वो आइडेंटिटीज मैं आपके सामने दिखा दूं। ऐसे ही कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और इसके बाद आप लोग देखेंगे इंटीग्रेशन कुछ इस तरह के प्रोसेस में भी रहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये रहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस हो सपोज, तो ये रहता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहता है टेन इनवर्स एक्स बेटा, और अगर यहां वही माइनस यूज हो जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, वैसे ही इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स के साथ है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाता है सेक इनवर्स एक्स, और अगर यहां मैं माइनस ले लूं तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो ये याद करने बड़े आसान है, इस पेयर को देखो बिल्कुल सेम, इसको सेम और इसको सेम, बस डिफरेंस है तो प्लस और माइनस का है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस सेम टू सेम नजर आ रहा होगा और आप लोग देख भी पा रहे हैं यहां पर। ठीक है जी, एक और मुझे यहां पे लास्ट बताना है आपको, एक और होता है इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स dx का होता है सिमिलरली ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप इसका डेरिवेटिव करते तो इंटी में ये आता है इंटू में, लेकिन अब की बार क्या है इंटू में नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में चला गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए और ये बड़ा बेनिफिट आपको देने वाले हैं बेटा, इसी के दम पे इंटीग्रेशन चलेगा आगे।